हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। हम सिंपल फ्यूचर टेंस की बात कर रहे थे और सिंपल फ्यूचर टेंस के हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे तीनों ही, उसके यूजेस की बात हो रही थी। तो इसमें थोड़े से और एग्जांपल्स देखते हैं आगे इसके। लास्ट में हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें मेन क्लॉज और टाइम क्लॉज। मैंने बताया था कि मेन क्लॉज में अगर फ्यूचर टेंस की वर्ब हो तो टाइम क्लॉज में फिर हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। मेन क्लॉज में अगर फ्यूचर टेंस है तो उसके साथ टाइम क्लॉज अगर आता है तो वो फ्यूचर टेंस में नहीं होता, वो प्रेजेंट टेंस में होता है। टाइम क्लॉज क्या होता है? टाइम क्लॉज का कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टाइम क्लॉज बेसिकली एक ऐसा क्लॉज होता है जो सेंटेंस में टाइम की इंफॉर्मेशन देता है, टाइम बताता है, समय बताता है ना। व्हेन से स्टार्ट होता है, व्हेन से। व्हेन के अलावा टाइम क्लॉज कभी कभी बिफोर से स्टार्ट हो सकता है, आफ्टर से, टिल या अनटिल से। व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, एज सुन एज, वंस, ये सब कंजंक्शंस हैं। क्या हैं ये? दे आर ऑल कंजंक्शंस। ये वो कंजंक्शंस हैं जो टाइम क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं। आपका टाइम क्लॉज व्हेन से इंट्रोड्यूस हो सकता है, आपका टाइम क्लॉज बिफोर से स्टार्ट हो सकता है, आफ्टर से हो सकता है, टिल से हो सकता है, एज सोन एज से हो सकता है ना। व्हेन का मतलब क्या होता है? व्हेन को जब आप टाइम क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हो तो व्हेन का मतलब होता है जब। हाँ, जब ऐसा होगा तब ऐसा होगा। बिफोर मतलब उससे पहले, आफ्टर मीन्स उसके बाद, टिल का मतलब उस वक्त तक। टिल और अंटिल का एक ही मीनिंग होता है, तक, उस समय तक। एज सुन एज मीन्स जैसे ही, ज्यों ही। जैसे ही, ज्यों ही कोई एक चीज होती है कोई दूसरी चीज भी हो जाएगी, एज सुन एज, है ना। तो इन्हें सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। We will reach there before the game blank space starts या फिर will start। I will wait here until my turn blank space ब्रैकेट्स में comes या फिर will come। We will start the work as soon as the bell blank space rings या फिर will ring। देखिए इन सेंटेंसेस को, किसमें क्या आना चाहिए। रीड दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पढ़ें और डिसाइड करें किसमें किसका यूज होना चाहिए। We will reach there before the game starts। सेंटेंस में वो कहना चाह रहा है कि गेम स्टार्ट होने से पहले हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। गेम शुरू होगा, गेम स्टार्ट होगा, उससे पहले हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। We will reach there before the game will start, ऐसे नहीं बोलेंगे, before the game starts, है ना। We will reach there, ये मेन क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। तो ये अगर मेन क्लॉज है तो ये बिफोर वाला जो क्लॉज है ये टाइम क्लॉज है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी? मेन क्लॉज में अगर फ्यूचर टेंस का यूज होता है तो उसके साथ टाइम क्लॉज में दोबारा
फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करते, प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो बिफोर द गेम स्टार्ट्स, वी विल रीच देयर बिफोर द गेम स्टार्ट्स। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है, टेंस का क्वेश्चन, वी विल रीच देयर बिफोर द गेम, ब्लैंक स्पेस दे दी और ब्रैकेट्स में वर्ब को उसके बेस फॉर्म में दे दिया, वेट स्टार्ट। वर्ब को उसके बेस फॉर्म में दे दिया आपको। अब आपको इस वर्ब को उसकी करेक्ट फॉर्म में खाली जगह में लिखना है, मतलब पूरा सेंटेंस लिखना है आपको, लेकिन इस वर्ब की करेक्ट फॉर्म कौन सी यूज होगी, है ना। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आता है तो ब्रैकेट्स में उस वर्ब की जो बेस फॉर्म है वो दी जाती है ना। अब उसको किस टेंस में यूज करना है ये आप खुद डिसाइड करते हैं। तो इसमें मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में है, टाइम क्लॉज उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ईएस का यूज करके हम उसे लिखेंगे, है ना। तो गेम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए स्टार्ट्स, वी विल रीच देयर बिफोर द गेम स्टार्ट्स। तो देखो वही चीज, वही कॉन्सेप्ट, लेकिन उस पर क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो अलग हो सकता है। एक ही चीज अलग अलग वेज में पूछी जा सकती है, उसी चीज के ऊपर क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है। ऑप्शन 2 देके या इस तरह से वर्ब की फॉर्म ब्रैकेट्स में दे करके आपसे कह सकते हैं कि इसको इसकी करेक्ट फॉर्म में यूज करें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो वही काम आएगा, क्वेश्चन चाहे किसी भी टाइप से रखें आपके सामने, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। तो वो कॉन्सेप्ट अगर है अपने पास तो हम किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, चाहे वो करेक्शन का क्वेश्चन हो, चाहे वो इस तरह से ब्लैंक में वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज करने वाला क्वेश्चन हो। चलिए और भी सेंटेंसेस थे इसमें। आई विल वेट हियर अंटिल माई टर्न कम्स या विल कम, है ना। अब देखो ये अंटिल वाला जो क्लॉज है ये टाइम क्लॉज है, आई विल वेट हियर ये मेन क्लॉज है। मैं यहाँ वेट करूंगा, मैं यहाँ इंतजार करूंगा, कब तक, मेरी बारी आने तक, मेरी बारी आएगी तब तक मैं यहाँ वेट करूंगा। आई विल वेट हियर अंटिल माई टर्न कम्स। मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में है तो टाइम क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, विल कम नहीं, कम्स। आई विल वेट हियर अंटिल माई टर्न कम्स। वी विल स्टार्ट द वर्क, हम काम शुरू करेंगे, कब करेंगे, बेल बजते ही। जब बेल बजती है तब हम काम शुरू करते हैं, तो जैसे ही बेल बजी हम लोग काम स्टार्ट कर देंगे। वी विल स्टार्ट द वर्क एज सुन एज द बेल रिंग्स, एज सुन एज द बेल रिंग्स। ये एज सुन एज वाला जो क्लॉज है ये टाइम क्लॉज है ना। मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस है तो टाइम क्लॉज में कौन सा टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वी विल स्टार्ट द वर्क एज सुन एज द बेल रिंग्स, बेल बजते ही हम काम स्टार्ट कर देंगे। We will start the journey as soon as the rain blank space stop. इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। We will start the journey as soon as the rain, बारिश के रुकते ही हम यात्रा जर्नी शुरू कर देंगे। हमें जर्नी स्टार्ट करनी है, हमें यात्रा प्रारंभ करनी है, हमें कहीं जाना है, लेकिन इस वक्त बारिश हो रही है, तो बारिश रुकते ही, जैसे ही बारिश रुकी, हाँ, हम जर्नी स्टार्ट कर देंगे। वी विल स्टार्ट द जर्नी एज सुन एज द रेन स्टॉप्स। स्टॉप को उसके करेक्ट फॉर्म में यूज करो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे स्टॉप को। रेन जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस का यूज होगा, स्टॉप्स। वी विल स्टार्ट द जर्नी एज सुन एज द रेन स्टॉप्स। ठीक है ना। तो सेंटेंस में जब भी आप मेन क्लॉज और उसके साथ टाइम क्लॉज का यूज करते हैं तो इन्हें यूज करने का कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता है। जरूरी नहीं कि मेन क्लॉज पहले लिखा जाए और टाइम क्लॉज बाद में लिखा जाए, आप इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हो। आप टाइम क्लॉज को पहले और मेन क्लॉज को बाद में लिख सकते हो, हाँ, इट विल मेक नो डिफरेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन क्लॉज और टाइम क्लॉज को लिखने का जो क्रम है, जो ऑर्डर है,
यू कैन चेंज दैट ऑर्डर, आप उस ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे सेंटेंस में ये एज सुन एज वाला क्लॉज मैं आगे ले सकता हूं, एज सुन एज द रेन स्टॉप्स we will start the journey. As soon as the rain stops, we will start the journey. जैसे ही बारिश रुकी हम जर्नी स्टार्ट कर देंगे, ज्यों ही बारिश रुकी हम यात्रा शुरू कर देंगे, we will start the journey. तो कुछ नहीं करना होता, अगर टाइम क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों को इस ऑर्डर में यूज करना है, अगर आपको टाइम क्लॉज को पहले और मेन क्लॉज को बाद में लिखना है तो आपको कॉमा का यूज करना होता है। अगर आपने अपने सेंटेंस में मेन क्लॉज पहले लिखा है, टाइम क्लॉज बाद में लिखा है, तो कॉमा नहीं लगाते। लेकिन अगर टाइम क्लॉज पहले लिखते हैं और मेन क्लॉज उसके बाद में लिखते हैं तो बीच में एक कॉमा का यूज करते हैं। एज सून एज द रेन स्टॉप्स, कॉमा, वी विल स्टार्ट द जर्नी। इसका ध्यान रखना होता है लिखते वक्त। When the teacher comes, all the students will stand up. All the students will stand up. When the teacher comes, all the students will stand up. जब टीचर आएगा तब सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे। सारे स्टूडेंट्स कब खड़े हो जाएंगे? जब टीचर आएगा तब। तो इसमें भी मैंने टाइम क्लॉज को पहले लिखा है, मेन क्लॉज को बाद में लिखा है। तो जब भी आप टाइम क्लॉज को पहले लिखते हैं तो आप कॉमा का यूज करते हैं। व्हेन द टीचर कम्स, कॉमा, ऑल द स्टूडेंट्स विल स्टैंड अप। अब आप इसको इस ऑर्डर में भी लिख सकते हो, ऑल द स्टूडेंट्स विल स्टैंड अप, ऑल द स्टूडेंट्स विल स्टैंड अप, व्हेन द टीचर कम्स। ठीक है, तो ऑर्डर डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्लॉज का ऑर्डर जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंस का ध्यान रखेंगे। मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, तो उसके साथ टाइम क्लॉज जो है उसमें फ्यूचर टेंस नहीं आता। और टाइम क्लॉज जनरली जो है व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल या अनटिल। टिल और अनटिल में डिफरेंस नहीं है कोई, अनटिल की जगह टिल भी यूज कर सकते हैं आप। एज सून एज, वंस, you will know the truth once you go there. You will know the truth once you go there का मतलब एक बार आप वहां जाओगे तो आपको सच पता चल जाएगा। आपको सच पता कब चलेगा? जब आप एक बार वहां जाएंगे तब। तो once you go there, ये जो once वाला क्लॉज है ये टाइम क्लॉज है, ये टाइम क्लॉज है तो ये मेन क्लॉज है। You will know the truth, you will know the truth once you go there. Once you go there, you will know the truth. ठीक है ना? अब इसमें सपोज इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, I will go out when my friends will come. और हमसे इसको करेक्ट करके रीराइट करने को कहा जाए तो इसमें कहाँ करेक्शन करेंगे? I will go out when my friends will come. वो कहना चाह रहा है कि जब मेरे दोस्त आएंगे तब मैं बाहर जाऊंगा। जब मेरे दोस्त आएंगे तब मैं बाहर जाऊंगा। I will go out when my friends will come. करेक्शन करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस में मिस्टेक क्या है ना? तो इसमें मिस्टेक क्या है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें मिस्टेक ये है कि इसमें मेन क्लॉज जो है, मेन क्लॉज में आपने विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रखा है,
और टाइम क्लॉज में भी, दोनों में आपने फ्यूचर टेंस का यूज कर रखा है। आई विल गो आउट व्हेन माय फ्रेंड्स विल कम, है ना। तो ऐसा नहीं होता। मेन क्लॉज में अगर फ्यूचर टेंस है तो टाइम क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। तो व्हेन माय फ्रेंड्स विल कम नहीं, व्हेन माय फ्रेंड्स कम सही सेंटेंस होगा। आई विल गो आउट व्हेन माय फ्रेंड्स कम, ठीक है। तो ये तो गलत है, सही क्या होगा? आई विल गो आउट व्हेन माय फ्रेंड्स कम। This will be the right sentence. I'll go out when my friends come. When my friends come, I'll go out. तो कॉन्सेप्ट वही है जैसा मैंने बताया, है ना। वही चीज़ें ध्यान में रखनी है। उन्हीं बातों के ऊपर क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन बनकर आए या करेक्शन का क्वेश्चन बनकर आए, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, ठीक है। मेन क्लॉज में अगर फ्यूचर टेंस है तो उसके साथ टाइम क्लॉज में दोबारा फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। She will be very happy when she will get this news. देखिए सेंटेंस को, she will be very happy when she will get this news. आप कहना चाह रहे हैं जब उसे ये खबर मिलेगी तब वो बहुत खुश होगी। वो बहुत खुश कब होगी? जब उसको ये खबर मिलेगी तब। तो इसमें भी यही प्रॉब्लम है, मेन क्लॉज और टाइम क्लॉज दोनों में फ्यूचर टेंस आ रहा है ना। तो शी विल बी वेरी हैप्पी ये तो ठीक है, लेकिन साथ में जो टाइम क्लॉज है उसमें प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। व्हेन शी विल गेट नहीं, व्हेन शी गेट्स। ये गलत है, इसको करेक्ट करके लिखेंगे कुछ इस तरह से, शी विल बी वेरी हैप्पी, शी विल बी वेरी हैप्पी व्हेन शी गेट्स दिस न्यूज। जब उसे ये खबर मिल जाएगी तब वो बहुत खुश होगी। गेट्स, विल गेट नहीं, गेट्स। अब ये जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का या ये जो ग्रामर और यूसेज से रिलेटेड बातें हैं, ये हमारी हेल्प करती हैं सेंटेंस बनाने में। लेकिन एक्चुअली सेंटेंस बनता है किससे? क्या सिर्फ ग्रामर का नॉलेज, क्या सिर्फ स्ट्रक्चर याद होने से सेंटेंस बन जाते हैं? ये सवाल अगर हम खुद अपने आप से पूछें कि अगर हमें इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने हैं तो सेंटेंस बनते हैं किस चीज़ से? क्या हमें सिर्फ स्ट्रक्चर याद हैं? क्या हमें सिर्फ वोकैबुलरी आती है? क्या हमें ग्रामर के रूल्स मालूम हैं? सेंटेंस मेकिंग के रूल्स हमको याद हैं? तो क्या हम इससे सेंटेंस बना लेंगे? भाई सारी चीज़ें हमारे पास, वोकैबुलरी है, वर्ड्स आते हैं बहुत सारे, है ना, स्ट्रक्चर याद हैं, ग्रामर के रूल्स पता हैं, सेंटेंस मेकिंग के रूल्स भी याद हैं। तो क्या इन सब चीज़ों से सेंटेंस बनाने की एबिलिटी हमारे अंदर आ जाएगी या नहीं आएगी? देखिए ये सारी चीज़ें सेंटेंस बनाने में हमारी हेल्प करेंगी, लेकिन एक्चुअली जो सेंटेंस बनता है ना वो बनता है इमेजिनेशन से। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन क्या होता है? हिंदी में कहते हैं जिसको कल्पना, इमेजिनेशन, है ना। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने खुद के सेंटेंस बनाने की तो आपको अपने इमेजिनेशन को ट्रेन करना होगा। सोचिए, कुछ भी सोचिए, इमेजिन कीजिए, है ना। ये सारे सेंटेंसेस जो आपके सामने लिखे हैं, हाँ ये क्या है? ये सारी इमेजिनरी बातें हैं ना। इमेजिन करके हमें मालूम है कि हाँ जब हमें ये कहना होता है कि भाई फ्यूचर में जब ऐसा होगा तब ऐसा हो जाएगा, ऐसा कहने के लिए हम फ्यूचर टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक साथ यूज़ करते हैं। तो अब इस सिचुएशन को अपने माइंड में जो है ना वो मतलब अपना इमेजिनेशन ट्रेन करके और आपको सेंटेंस सोचने पड़ते हैं। क्या हो सकता है? सेंटेंस मेकिंग इज़ अ वर्क ऑफ इमेजिनेशन। सेंटेंस बनाना जो है वो इमेजिनेशन का काम है। तो आप अपने इमेजिनेशन को जितना ट्रेन करोगे, अपनी कल्पना शक्ति को जितना डेवलप करोगे, उतने अच्छे सेंटेंस आपसे
बनेंगे। सिर्फ ग्रामर का नॉलेज, सिर्फ रूल्स पता होना, सिर्फ वोकैबुलरी याद होने से सेंटेंस नहीं बनते, ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं। अनलेस यू यूज़ योर इमेजिनेशन, आप सेंटेंस नहीं बना पाते। तो आपको अपना इमेजिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। और ये आदत, ये हैबिट यहीं से, ये जो ग्रामर की स्टडी होती है ना, ये टेंसेस पढ़ना, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यहीं से शुरुआत होती है। उसके बाद जब आप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करते हो तो उसमें भी आपको इमेजिनेशन ही काम आता है। सेंटेंस बनाने की जो आपकी हैबिट आपने बना ली होती है वो वहाँ काम आती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना स्पॉन्टेनियसली, कई बार ऐसा टॉपिक हम प्रिपेयर करके जाते हैं, इत्तेफाक से लकीली वही टॉपिक आ जाता है या उससे मिलता जुलता टॉपिक हमें लिखने को मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है, हमें लगता है कि नहीं ये तो सारा जो मेहनत हमने की थी वो सारी काम आ रही है यहाँ पे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जो टॉपिक सोच कर नहीं गए होते वो टॉपिक आ जाता है ना। तो उस टॉपिक पर हमें थोड़े बहुत आइडियाज़ होते हैं लेकिन हमें वहाँ मैनेज करना पड़ता है। तो वहाँ अगर हमारा इमेजिनेशन ट्रेंड नहीं है, हमने अपने इमेजिनेशन को डेवलप नहीं कर रखा है, पावर ऑफ इमेजिनेशन को, तो प्रॉब्लम आती है, पेन रुक जाता है। ठीक है ना। तो इसके लिए सेंटेंस मेकिंग की प्रैक्टिस तो करते रहना चाहिए। ग्रामर को सिर्फ ग्रामर के लिए नहीं पढ़ना है, ग्रामर को आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको जो कॉम्पोजिशन वाला पार्ट है, ऐसे राइटिंग वाला पार्ट, उसमें बहुत अच्छा काम करके आना है। ठीक है। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस। अब आप इस तरह के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो इस तरह से। She will not be happy when she knows the truth. When she comes to know the truth. कम टू नो का मतलब यही हुआ कि जब उसे सच पता चल जाएगा तब वो खुश नहीं होगी। जब उसको वो सच पता चल जाएगा तब वो खुश नहीं होगी। शी विल नॉट बी हैप्पी व्हेन शी कम्स टू नो द ट्रूथ। फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, बस इसमें फ्यूचर टेंस वाला जो मेन क्लॉज है ये नेगेटिव है, इसमें हमने नॉट का यूज़ किया है। ठीक है। तो आप नेगेटिव क्लॉज जो है उसका यूज़ कर सकते हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। Will she be happy? Will she be happy when she comes to know the truth? Will she be happy when she comes to know the truth? क्या जब उसे सच पता चलेगा तब वो खुश होगी? Will she be happy? What will you do? When it happens? जब ऐसा होगा तब आप क्या करेंगे? What will you do when it happens? What will you buy when you get your first salary? When you get your first salary. जब तुम्हें तुम्हारी पहली सैलरी मिलेगी तब तुम क्या खरीदोगे? What will you buy when you get your first salary? When you will get नहीं, when you get. मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस है तो टाइम क्लॉज में देखिए प्रेजेंट टेंस है। Who will open the door when the guests come? Who will open the door when the guests come? जब मेहमान आएंगे तब दरवाजा कौन खोलेगा? Who will open the door when the guests come? तो इस तरह से जो है ना वो रियल लाइफ की जो सिचुएशंस होती हैं, रात दिन हम जिन सिचुएशंस को फेस करते हैं, उन्हीं सिचुएशंस पर कुछ ना कुछ इमेजिन करके आप अपना सेंटेंस बना सकते हो। थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे, अपने इमेजिनेशन को ट्रेन करने की कोशिश करेंगे तो सेंटेंस अपने आप बनने लगेंगे। और वो ग्रामर का नॉलेज, रूल्स वगैरह वो सब आपकी हेल्प करेंगे,
वोकैबुलरी सेंटेंस बनाने में आपकी हेल्प करेगी, लेकिन सेंटेंस बनाएंगे आप अपने इमेजिनेशन से। ठीक है, कुछ भी इमेजिन कीजिए, कुछ भी रियल लाइफ सिचुएशंस जो होती हैं, दिन रात जिस तरह की सिचुएशंस को आप फेस करते हो, उन्हीं सिचुएशंस को सोचो और सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस बनाने हैं, पेन चलते रहना चाहिए, दिमाग चलते रहना चाहिए, पेन चलते रहना चाहिए। बिल्कुल, मतलब लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट लाने का इससे अच्छा कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। एक तो रीडिंग और दूसरा सेंटेंस मेकिंग। जब टाइम मिले कुछ ना कुछ पढ़िए, न्यूज़पेपर, बुक, मैगजीन, जो भी, हाँ। और जब भी फ्री टाइम में कुछ बैठे हों, इंग्लिश को पढ़ने का मूड हो, तो उस वक्त सेंटेंस बना लिए, एक पैराग्राफ लिख लिया किसी एक टॉपिक के ऊपर, कुछ भी सोचा, किसी भी चीज़ के ऊपर अपने विचार जो हैं उनको पेन डाउन करने की कोशिश करें। ठीक है, तो उससे अपना इमेजिनेशन ट्रेन होगा, हेजिटेशन जो है वो दूर हो जाएगा, और लिखते वक्त बीच बीच में जो पेन हमारा रुक जाता है बार बार, ठीक है, वो फिर नहीं रुकेगा, एक आदत हो जाएगी, एक हैबिट बन जाएगी। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस था। तो सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ हमने तीनों ही जो सिंपल टेंसेस देखने थे वो देख लिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो गई, हाँ, सिंपल पास्ट टेंस और उसके यूज देख लिए हमने, और सिंपल फ्यूचर टेंस भी देख लिया हमने। अब इसके बाद में आते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस। सिंपल टेंसेस के बाद में जो नेक्स्ट टाइप है, अगला टाइप है, वो है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस भी तीन, वैसे तो 6 कंटिन्यूअस टेंस हैं। अगर आपके पास में 12 टेंस हैं, हाँ, अगर 12 टेंसेस हैं तो उन 12 टेंसेस में से 6 टेंस कंटिन्यूअस के हैं। कौन कौन से? देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर के भी हैं 2। तो ये 6 कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। कंटिन्यूअस टेंसेस को प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहा जाता है। जिसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हो, उसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जा सकता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस ये क्या होते हैं, कब इनका यूज करते हैं? कंटिन्यूअस टेंसेस का यूज हम तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि कोई एक्शन, कोई काम, कोई कार्य जो है वो जारी है, खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, हो रहा है, जारी है। ठीक है, एक्शन अभी प्रोग्रेस पे है, तो अगर वो एक्शन अभी जारी है प्रेजेंट में, तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर वो एक्शन पास्ट में कभी जारी था तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर में अगर आपको एक्शन की प्रोग्रेस बतानी हो तो उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इज, एम या आर का यूज हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह। इज एम आर को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हमने इज एम आर का यूज किया था, लेकिन वहां हमने इज एम आर को मेन वर्ब की तरह यूज किया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का यूज हम हेल्पिंग वर्ब की तरह करेंगे। हेल्पिंग वर्ब की तरह करेंगे तो साथ में फिर मेन वर्ब भी होगी कोई ना कोई। तो ये वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो हम आईएनजी का यूज करते हैं, ये कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में मेन वर्ब हो जाती है। इज एम आर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर हो तो। अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है इस तरह से। नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, नॉट का यूज करेंगे, नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इज एम आर, सब्जेक्ट, नॉट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये चारों ही टाइप के सेंटेंस हो गए। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है इसका, ये इसका इंट्रोगेटिव, और ये इंट्रोगेटिव
नेगेटिव। देख लीजिए अच्छी तरह से स्ट्रक्चर को। ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आप आईएनजी का यूज करते हो, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, हाँ, उन सब में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज मेन वर्ब की तरह होता है। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस आप बनाते हो, उन सब में जो मेन वर्ब होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, याद रखना है, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे गो का गोइंग, वर्क का वर्किंग, टीच का टीचिंग, लर्न का लर्निंग, स्पीक का स्पीकिंग, आईएनजी फॉर्म जो है वो। ठीक है, तो अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसके यूसेस कौन कौन से हैं, यूसेस की बात करते हैं। आइए, what are the uses of the present continuous tense? अब क्योंकि ये प्रोग्रेसिव टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका यूज हम सबसे पहले करेंगे किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करने के लिए जो अभी इस वक्त जारी है। कोई भी काम, कोई भी एक्शन अगर इस वक्त हो रहा है, इस वक्त का मतलब जिस वक्त आप अपना सेंटेंस बोल रहे हो, जिस वक्त आप अपना सेंटेंस बोल रहे हो उस वक्त वो एक्शन अगर जारी है तो उसके लिए है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो फर्स्ट यूज इसका यही होता है, एक्शन गोइंग ऑन, समथिंग हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। एक्शन गोइंग ऑन at the moment of speaking. एक्शन का मतलब कोई भी एक्शन, कोई भी काम, गोइंग ऑन का मतलब उसका जारी होना, और मोमेंट ऑफ स्पीकिंग मीन्स जिस वक्त आप बात कर रहे हैं, जिस वक्त आप अपना सेंटेंस बोल रहे हैं, उस वक्त अगर आपका एक्शन जारी है तो उसके लिए होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ इस तरह से, at this time he is listening to the evening news. At this time he is listening to the evening news. इस वक्त वो इवनिंग न्यूज सुन रहा है, शाम का समय है, रेडियो पर न्यूज आ रही है और वो इवनिंग न्यूज सुन रहा है। इस वक्त उसका न्यूज सुनने का जो काम है वो हो रहा है, चल रहा है, जारी है। We are doing some very important work right now. We are doing some very important work right now. अभी इस वक्त हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। अब देखिए इसमें ये एडवर्बियल्स जो हैं, एक तो एट दिस टाइम, एक एट द मोमेंट, एक राइट नाउ। इस तरह के एडवर्बियल्स का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हो सकता है। क्या है ये एडवर्बियल्स?
इन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में यूज कर सकते हो जब आपको ये कहना हो कि कोई काम, कोई एक्शन इस वक्त हो रहा है। जिस वक्त सेंटेंस बोला जा रहा है उस वक्त वो काम हो रहा है ना। तो इस वक्त वो शाम की खबरें सुन रहा है, इवनिंग न्यूज सुन रहा है। एट दिस टाइम ही इज लिसनिंग टू द इवनिंग न्यूज। वी आर डूइंग सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क राइट नाउ। इस वक्त हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। मतलब जिस वक्त ये सेंटेंस बोला गया उस वक्त वो इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, जारी है। एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, राइट नाउ। अब राइट नाउ को आप एंड में लिख सकते हो, आगे स्टार्टिंग में लिख सकते हो। इसी तरह से एट दिस टाइम का यूज करते वक्त आप इसको सेंटेंस में आगे लिख सकते हैं, इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं। कह सकते हैं ही इज लिसनिंग टू द इवनिंग न्यूज एट दिस टाइम। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां। She is answering my question at the moment. She is answering my question at the moment. इस वक्त वो मेरे सवाल का जवाब दे रही है। मैंने उससे क्वेश्चन पूछा है और इस वक्त वो मेरे उस क्वेश्चन का आंसर दे रही है। She is answering my question at the moment. She is answering my question right now. At the moment की जगह आप right now यूज कर सकते हो। मतलब इन तीनों ही सेंटेंसेस में सेंटेंस को पढ़कर ये पता चल रहा है कि जो काम है, जो एक्शन है, वो अभी इस वक्त हो रहा है। एट दिस टाइम, राइट नाउ, एट द मोमेंट। इन तीनों का मतलब होता है अभी, इस वक्त, इस समय। नाउ दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ दिस टेंस। ये इस टेंस का पहला यूज है, फर्स्ट यूज है। अब इस टेंस का सेकंड यूज देखेंगे हम। सेकेंड यूज इस टेंस का होता है टू टॉक अबाउट टेम्पररी सिचुएशंस। जिस तरह से परमानेंट सिचुएशंस होती है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक यूज हमने पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम करते हैं प्रेजेंट के फैक्ट्स बताने के लिए और प्रेजेंट की परमानेंट सिचुएशंस बताने के लिए। परमानेंट सिचुएशन क्या होती है? परमानेंट का मतलब जो स्थायी है, जो बदलेगा नहीं, जिसके बदलने की कोई संभावना नहीं है, उसे कहते हैं परमानेंट। टेम्पररी उसका ऑपोजिट है। टेम्पररी का मतलब जो अस्थायी है, जो चेंज हो जाएगा, जो आगे जाकर बदल जाएगा, जो आगे चलकर वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है, वो है टेम्पररी। ठीक है, तो कभी कभी सिचुएशन परमानेंट होती है तो कभी कभी सिचुएशन टेम्पररी होती है। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आप जिस शहर में रहते हैं, अगर आप सपोज आप लखनऊ में रहते हैं और आप कहते हैं आई लिव इन लखनऊ, आई लिव इन लखनऊ, मैं लखनऊ में रहता हूं, इसका मतलब कि यू आर अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ लखनऊ। आप लखनऊ के रहने वाले हैं, आपका परमानेंट होम लखनऊ में है। आपने सेंटेंस बोला आई लिव इन लखनऊ, मैं लखनऊ में रहता हूं, इसका मतलब मेरा घर वहीं पर है, मैं वहीं रहता हूं, मेरी फैमिली वहां है। हाँ, मेरा परमानेंट होम लखनऊ है, आई लिव इन लखनऊ। तो ये तो हो गई परमानेंट सिचुएशन। क्या हो गया? ये परमानेंट सिचुएशन। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हो, ये एग्जांपल है परमानेंट सिचुएशन का, लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आजकल लखनऊ में रह रहा हूं, इन दिनों मैं लखनऊ में रह रहा हूं, नाउ दिस सेंटेंस हैज अ डिफरेंट मीनिंग। जब आप ये कहते हो कि मैं इन दिनों लखनऊ में रह रहा हूं, इसका मतलब मेरा घर लखनऊ में नहीं है। वैसे लखनऊ मेरा परमानेंट होम नहीं है, मैं कहीं और का रहने वाला हूं। फिलहाल किसी वजह से मैं लखनऊ आया हूं और मैं अभी यहां रह रहा हूं। आजकल मैं लखनऊ में रह रहा हूं, इसका मतलब आगे जाकर के हो सकता है मैं फिर कहीं और चला जाऊं। पहले मैं कहीं और रहता था, लेकिन फिलहाल मैं लखनऊ में रह रहा हूं। ये टेम्पररी सिचुएशन है। ये जो सेंटेंस मैंने अभी बोला, मैं इन दिनों लखनऊ में रह रहा हूं, ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है, ये टेम्पररी सिचुएशन है। तो अगर सिचुएशन टेम्पररी है तो इंग्लिश में उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाएंगे। आई एम लिविंग इन लखनऊ नाउअडेज। सेंटेंस क्या होगा? आई एम लिविंग इन लखनऊ दीज डेज।
these days एडवर्बियल यूज करेंगे अब हम, कौन सा, these days। these days का मतलब इन दिनों, आजकल, इन दिनों मैं लखनऊ में रह रहा हूं, वैसे मैं कहीं और रहता हूं, पहले मैं कहीं और रहता था, आगे जा करके जब मुझे कोई दूसरी वजह मिल जाएगी तो आई विल गो समवेयर एल्स, मैं कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन फिलहाल इन दिनों आई एम लिविंग इन लखनऊ। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ टेम्पररी सिचुएशन। ये एग्जांपल है किसका, टेम्पररी सिचुएशन का। ये सिचुएशन टेम्पररी है। हाँ, तो दोनों चीजों में डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। अगर सिचुएशन परमानेंट है, अगर आपको परमानेंट सिचुएशन की बात करनी है तो आप अपना सेंटेंस बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और अगर आपको टेम्पररी सिचुएशन शो करनी है तो आप अपना सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये दो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो टेम्पररी सिचुएशंस के लिए जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करोगे तो आपको ये एडवर्बियल्स यूज करने पड़ेंगे, these days, nowadays, these days, nowadays, presently, presently, for the time being, ये एडवर्बियल्स हैं। कब इन एडवर्बियल्स का यूज करना है, जब सिचुएशन टेम्पररी हो, जब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कोई टेम्पररी सिचुएशन बताने के लिए करना हो तब। Nowadays, Mr. Singh is writing a book on Indian history. Nowadays, Mr. Singh is writing a book on Indian history. आजकल मिस्टर सिंह इंडियन हिस्ट्री पर एक किताब लिख रहे हैं। अब वो किताब हमेशा थोड़ी ना लिखते रहेंगे, पूरी जिंदगी उनका किताब लिखने का काम जारी रहेगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ, जब तक चलेगा तब तक चलेगा। तो आजकल उनकी एक्टिविटी क्या है, आजकल सिंह साहब क्या कर रहे हैं, व्हाट इज मिस्टर सिंह डूइंग नाउअडेज। देखो, मिस्टर सिंह का पेशा क्या है, मिस्टर सिंह का परमानेंट ऑक्यूपेशन क्या है, वो हमने इसमें नहीं बताया। सिंह साहब क्या काम करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, उस चीज का जिक्र सेंटेंस में नहीं हुआ। इस सेंटेंस में बताया गया है ये कि आजकल मिस्टर सिंह क्या कर रहे हैं, आजकल सिंह साहब की क्या एक्टिविटी है। तो आजकल वो इंडियन हिस्ट्री के ऊपर एक किताब लिख रहे हैं। नाउअडेज मिस्टर सिंह इज राइटिंग अ बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री। अब अगर ये हिस्ट्री की किताबें लिखना उनका पेशा होता, उनका परमानेंट काम होता, परमानेंट ऑक्यूपेशन होता, कि नहीं वो और कोई काम नहीं करते, वो तो हिस्ट्री की किताबें ही लिखते हैं, इंडियन हिस्ट्री पर बुक्स लिखते हैं, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाते और कहते मिस्टर सिंह राइट्स बुक्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। मिस्टर सिंह, सेंटेंस क्या होता, मिस्टर सिंह राइट्स बुक्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। सिंह साहब इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बुक्स लिखते हैं, ये उनका काम है, ये उनका परमानेंट ऑक्यूपेशन है। एक किताब लिखते हैं, फिर दूसरी लिखते हैं, दूसरी खत्म करते हैं तो फिर तीसरी लिखते हैं, किताबें लिखते हैं। वो किताबें लिखना उनका परमानेंट ऑक्यूपेशन है। तो ये तो फिर वो परमानेंट ऑक्यूपेशन हो गया। तो परमानेंट सिचुएशन, परमानेंट ऑक्यूपेशन बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। टेम्पररी ऑक्यूपेशन बताना है, टेम्पररी सिचुएशन बतानी है, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऊपर वाले सेंटेंस में आपने ये कहा आजकल मिस्टर सिंह इंडियन हिस्ट्री पर कोई किताब लिख रहे हैं, नाउअडेज आ गया। तो नाउअडेज ये इंडिकेट करता है कि ये सिचुएशन जो है ये परमानेंट नहीं, टेम्पररी है।
ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस मतलब खुद क्या कहना है हमें, हमारे माइंड में जो थॉट है उसको एक्सप्रेस किस टेंस में करना है ये हमें पता होना चाहिए। हमें परमानेंट सिचुएशन बतानी है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। हमें टेम्पररी सिचुएशन बतानी है, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाएंगे। और नाउअडेज का यूज कैसे करते हैं, ध्यान रखें इसका। नाउअडेज को या तो ऐसे लिखेंगे बिना स्पेस के, नाउअडेज, कोई स्पेस नहीं है, एक वर्ड की तरह लिखा है। या आप ऐसे लिखिए हाइफन लगा के, नाउ के बाद हाइफन, अ के बाद हाइफन, फिर डेज। ये दो तरीके हैं इसको लिखने के। नाउअडेज को ऐसे नहीं लिखते, ये गलत है। नाउअडेज को लिखने के दो तरीके हैं, या तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे, ऐसे नहीं, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ये दोनों सही। क्योंकि एक बहुत कॉमन वर्ड है ये नाउअडेज, इसलिए इसमें गलती होती है कई बार। Where are you living nowadays? Where are you living nowadays? आजकल आप कहाँ रह रहे हो? भाई एक तो हम किसी को जानते नहीं हैं, किसी से हमारी जान पहचान नहीं है, उससे हमारी पहली मुलाकात होती है तो हम उसका इंटरव्यू लेते हैं, उससे उसके बारे में कुछ पूछते हैं, क्या करते हो, क्या नाम है, कहाँ रहते हो। तब हम ऐसे लोगों से पूछते हैं वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, मतलब आप कहाँ रहते हैं, आपका परमानेंट होम कहाँ है। लेकिन जिन लोगों से हमारी जान पहचान है, ठीक है ना, जिनके बारे में हम पहले से अच्छे से जानते हैं, हमें मालूम है कि भाई ये अपने रहने की जगह तो बदलता रहता है, इसका तो ट्रांसफरेबल जॉब है, इसका अपना खुद का घर नहीं है, किराए के घर में इसको घर बदलने पड़ते हैं। तो ऐसे इंसान से फिर हम यही पूछते हैं आजकल कहाँ रह रहे हो, हाँ, वेयर आर यू लिविंग नाउअडेज, वेयर आर यू लिविंग नाउअडेज, आजकल आप कहाँ रह रहे हैं। और वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। हाँ, तो द डिफरेंस मस्ट बी क्लियर, डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। I blank space, my brother's laptop for the time being, for the time being। इसमें ब्लैंक में हमें जो वर्ब यूज करनी है वो है यूज, USE, यूज। यूज को उसके करेक्ट फॉर्म में यूज करके सेंटेंस बनाना है। तो क्या होगा सेंटेंस, उसको ये कहना है कि फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग का मतलब क्या होता है, फॉर द टाइम बीइंग मीन्स फिलहाल, लिखा है ना फॉर द टाइम बीइंग एडवर्बियल्स में, दीज डेज, नाउअडेज, प्रेजेंटली, फॉर द टाइम बीइंग। इन एक्सप्रेशंस को एडवर्बियल्स की तरह यूज किया जाता है जब हमें सेंटेंस में कोई टेम्पररी सिचुएशन बतानी हो तब, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि फिलहाल मैं अपने भाई का लैपटॉप यूज कर रहा हूं, मेरा खुद का लैपटॉप या तो खराब हो गया है या मैंने उसे सेल कर दिया है, खो गया है, चोरी हो गया है, मतलब मेरा लैपटॉप मेरे पास नहीं है, मुझे लैपटॉप की जरूरत है, फिलहाल टेम्पररीली मैं अपने ब्रदर का लैपटॉप यूज कर रहा हूं। मेरा खुद का लैपटॉप जब वापस आ जाएगा तो मैं उसको यूज करूंगा, लेकिन तब तक फिलहाल आई एम यूजिंग माई ब्रदर्स लैपटॉप, आई एम यूजिंग माई ब्रदर्स लैपटॉप फॉर द टाइम बीइंग, है ना। तो फॉर द टाइम बीइंग लिखा है, इसका मतलब सिचुएशन कैसी है, टेम्पररी। तो कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम यूजिंग। ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है, ये सिचुएशन सिर्फ तब तक है जब तक आपका खुद का लैपटॉप वापस नहीं आ जाता, तब तक आप अपने भाई का लैपटॉप यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर ये है, अगर फैक्ट ये है कि आप अपना लैपटॉप तो रखते ही नहीं हैं, आपने खुद का लैपटॉप कभी लिया ही नहीं था, आपको जब भी लैपटॉप की ज़रूरत होती है आप अपने ब्रदर का लैपटॉप ही यूज़ करते हैं, अगर हमेशा ऐसा होता है तो फिर आप फॉर द टाइम बीइंग का यूज़ ना करें सेंटेंस में, फिर आप कहें आई यूज़ माई ब्रदर्स लैपटॉप, आई यूज़ माई ब्रदर्स लैपटॉप, मैं अपने ब्रदर का लैपटॉप यूज़ करता हूँ। इसका मतलब मैं खुद लैपटॉप नहीं रखता हूँ, मेरे पास अपना लैपटॉप नहीं है, मेरे ब्रदर का लैपटॉप ही मैं यूज़ करता हूँ हमेशा।
आई यूज माई ब्रदर्स लैपटॉप। तो ये सिचुएशन तो हो गई परमानेंट, लेकिन ये टेम्पररी है। जब आप कहते हैं आई यूज माई ब्रदर्स लैपटॉप, तो दिस इज अ परमानेंट सिचुएशन, ये परमानेंट सिचुएशन है। और ऊपर वाले केस में जो सिचुएशन है वो कैसी है, टेम्पररी। है ना, तो वो डिपेंड करता है आपको क्या कहना है उसके ऊपर। For the time being, I am staying at a hotel. For the time being, अब ये adverbials ऐसे हैं, for the time being, हाँ, nowadays, इन्हें आप स्टार्टिंग में एंड में दोनों पोजिशंस में यूज कर सकते हो। सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख सकते हो, सेंटेंस के एंड में भी लिख सकते हो। तो फॉर द टाइम बीइंग, यहाँ मैंने इसको स्टार्टिंग पोजिशन में लिखा है, वी आर स्टेइंग एट अ होटल, वी आर स्टेइंग एट अ होटल। फिलहाल हम एक होटल में ठहरे हैं। मतलब जब तक हमारे रहने की कोई दूसरी व्यवस्था, कोई दूसरा अरेंजमेंट नहीं हो जाता, हमें कोई घर मकान कमरा नहीं मिल जाता, तब तक हम टेम्पररीली किसी होटल में रह रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग वी आर स्टेइंग एट अ होटल। हमेशा होटल में नहीं रहेंगे हम, जब तक हमारे रहने का कोई अरेंजमेंट नहीं हो जाता तब तक हम एक होटल में ठहरे हैं। फॉर द टाइम बीइंग वी आर स्टेइंग एट अ होटल। टेम्पररी सिचुएशन। और वैसे भी होटल का स्टे तो टेम्पररी ही होता है। कहीं भी आप बाहर जाते हैं तो हमेशा के लिए होटल में नहीं रहते आप, टेम्पररी स्टे ही होता है। वापस आने तक या कोई दूसरा अरेंजमेंट होने तक आप होटल्स में रुकते हैं। ठीक है, तो ये दो यूज देखे हमने इस टेंस के। पहला यूज कौन सा था, किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करनी हो जो अभी इस वक्त जारी है, एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। दूसरा यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, कोई टेम्पररी सिचुएशन बताने के लिए। अब थर्ड यूज की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तीसरा यूज। देखिए, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को जो है वो सुनने की और नोट करने की और याद रखने की ज़रूरत है। ये 12 टेंस जो हम करेंगे, इसमें जितनी भी चीज़ें और जितने भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, अगर ये सारी बातें आपको याद रह गई तो बिलीव मी, आपका जो क्वेश्चन है, जो डायरेक्टली टेंस का क्वेश्चन आता है ना, चाहे वो करेक्शन का हो या फिल इन द ब्लैंक्स का हो, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। यू डोंट गेट द सेम सेंटेंस, आपको वो का वो सेंटेंस नहीं मिलेगा एग्जैक्टली, लेकिन उसी टाइप का सेंटेंस, वही चीज आपसे एक दूसरे सेंटेंस में जरूर पूछी जाएगी। ठीक है ना, तो बिल्कुल जो है वो अपने मन में एक तरह का एक विश्वास जिसको कहते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखते हुए खुद के ऊपर इन चीज़ों को आप याद करें, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी लिखने में भी, कॉम्पोजिशन वाले पार्ट में भी। जो टेंस से रिलेटेड मिस्टेक्स पहले होती थी वो अब नहीं होंगी। ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड यूज। अब हम बात करते हैं इस टेंस के तीसरे यूज की। तीसरा यूज इस टेंस का होता है प्लान्ड फ्यूचर, प्लान्ड एक्शन ऑफ द फ्यूचर। जैसे कि हम जानते हैं इंग्लिश में फ्यूचर बताने के अलग अलग तरीके हैं हमारे पास। There are different ways of talking about the future. फ्यूचर के बारे में बात करने के हमारे पास 6-7 अलग अलग तरीके हैं। एक तो विल और शल, विल और शल वाला स्ट्रक्चर, उसका यूज़ हम फ्यूचर बताने के लिए करते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ भी कई बार फ्यूचर बताने के लिए होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ फ्यूचर बताने के लिए तब होता था जब फ्यूचर पहले से प्लान्ड होता है। उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज भी आप प्लान्ड फ्यूचर बताने के लिए करते हैं। प्लान्ड फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर में होने वाली कोई बात, फ्यूचर में होने वाला कोई इवेंट, कोई घटना अगर पहले से तय है, उसका टाइम पहले से मालूम है, फिक्स्ड है ना, तो वो प्लान्ड फ्यूचर है। हिंदी में भी हम ऐसा करते हैं ना, हिंदी बोलते वक्त भी हम जो है वो कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब यूज करते हैं फ्यूचर बताने के लिए। हाँ, एक तो आप कहते हैं करेंगे, एक आप कहते हैं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कल या 2 दिन के बाद कहीं जा रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि भाई 2 दिन के बाद मैं शिमला जाऊंगा, मैं 2 दिन के बाद शिमला जाऊंगा, तो इस बात को ऐसे भी तो कहते हैं ना कि मैं 2 दिन के बाद शिमला जा रहा हूं। जाऊंगा कहा जाता है, जा रहा हूं ये भी कहा जाता है।
कल मेरा दोस्त मुझसे मिलने आएगा, कल मेरा दोस्त मुझसे मिलने आएगा, कल मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ रहा है। दोनों ही सेंटेंस बोले जाते हैं, आएगा, आ रहा है। फ्यूचर बताने के लिए हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज हिंदी में भी करते हैं, और उसी तरह से इंग्लिश में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज फ्यूचर बताने के लिए किया जाता है, लेकिन वो फ्यूचर कैसा हो, प्लान्ड फ्यूचर हो, कुछ इस तरह से। He is coming to meet us next week. He is coming to meet us next week. अगले हफ्ते वो हमसे मिलने आ रहा है। अब आप कह सकते थे he will come to meet us next week. अगले हफ्ते वो हमसे मिलने आएगा, वो भी गलत नहीं था, ये भी सही है। He is coming to meet us next week. Next week वो हमसे मिलने आ रहा है। He is coming to meet us next week. We are leaving for Chennai tomorrow. We are leaving for Chennai tomorrow. कल हम चेन्नई के लिए रवाना हो रहे हैं। We will leave for Chennai tomorrow. ये भी कह सकते हो। We are leaving for Chennai tomorrow. ये भी कह सकते हैं। They are shifting to a new house next week. अगले हफ्ते वो लोग एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। अभी जिस घर में रहते हैं वो लोग, वो अपना घर बदलने वाले हैं, और अगले हफ्ते वो लोग एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। They are shifting to a new house next week. अब आप कह सकते थे they will shift. They are shifting की जगह अगर आपने they will shift कहा होता तो वो भी एक्सेप्टेबल था। They will shift to a new house next week. एक ही बात है। हाँ, मतलब ये पहले से प्लान्ड है कि उन्हें नए घर में कब शिफ्ट होना है, नेक्स्ट वीक, है ना। हमें चेन्नई के लिए कब रवाना होना है, कल। तो जब टाइम पहले से पता है तो वो प्लान्ड फ्यूचर हो जाता है, और फ्यूचर अगर पहले से प्लान्ड है तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम अपने सेंटेंस में कर सकते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट यूज देखे हमने इस टेंस के। कितने? तीन। एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, टेम्पररी सिचुएशन, और तीसरा यूज हमने देखा ये प्लान्ड फ्यूचर। एक यूज और देखते हैं इस टेंस का, चौथा यूज, फोर्थ यूज, ये भी काम आएगा हमें। टू टॉक अबाउट चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशंस। बदलती हुई सिचुएशन, बदलती हुई परिस्थिति, बदलाव, चेंज, कुछ बदल रहा है, किसी तरह का कोई चेंज आ रहा है। हिंदी में कहते हैं परिवर्तन, परिवर्तन आ रहा है। तो आपको अपने सेंटेंस में अगर कोई बदलाव दिखाना है, आपको ये बताना है कि ये चीज़ तो बदल रही है, ये बदलाव हो रहा है, तो वो चेंजिंग सिचुएशन बताने के लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई इंग्लिश सीख रहा है, और जैसे जैसे वो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है वैसे वैसे उसकी इंग्लिश बेहतर होती जा रही है। तो ऐसा हम कहते हैं ना कि तुम्हारी इंग्लिश तो अच्छी होती जा रही है ना। तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? योर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर, योर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर। आपकी इंग्लिश बेहतर होती जा रही है, आपकी इंग्लिश बेटर होती जा रही है, योर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर। चेंज आ रहा है ना, पहले उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी लेकिन उसकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट हो रहा है, एक बदलाव दिख रहा है। तो योर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर। किसी भी तरह का बदलाव, लोगों की आदत बदल रही है, जैसे पीपल आर बिकमिंग मटीरियलिस्टिक, पीपल आर बिकमिंग मटीरियलिस्टिक, लोग भौतिकवादी होते जा रहे हैं। मटीरियलिस्टिक कौन होता है? भौतिकवादी। पीपल आर बिकमिंग मटीरियलिस्टिक। द किड्स आर बिकमिंग लेजी, द किड्स आर बिकमिंग लेजी। बच्चे जो हैं वो आलसी, लेजी होते जा रहे हैं। The earth is getting warmer, the earth
इज गेटिंग वार्मर। पृथ्वी जो है, अर्थ, वो गर्म होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने के कारण द अर्थ इज गेटिंग वार्मर। खास तौर पर ये दो वर्ब्स, एक गेट और एक बिकम, एक गेट और एक बिकम, ज्यादातर इनका यूज होता है। अंधेरा होता है ना, जब दिन से रात हो रही होती है तब बोलते हैं इट इज गेटिंग डार्क। इट इज गेटिंग डार्क मीन्स अंधेरा हो रहा है, दिन से रात हो रही है ना। तो इस तरह से चेंज या डेवलपमेंट बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम करते हैं। बच्चे आलसी होते जा रहे हैं, लोग मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, तुम्हारी इंग्लिश बेहतर होती जा रही है, हाँ, धरती पृथ्वी गर्म होती जा रही है, ये चेंजिंग सिचुएशंस। तो 4 यूसेस की बात की हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 4 इंपॉर्टेंट यूसेस हमने देखे। ठीक है, इन यूसेस को एक बार अच्छी तरह से वापस देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर ही थोड़ी सी बातचीत और करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।